बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा अपवर्तनांक और ये नई साल में पहली वीडियो है और मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से टॉपिक है अपवर्तनांक। आपने पहले ही पढ़ा होगा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अगर हम इसको अंग्रेजी में कहना चाहें तो इसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो इसको जानने के लिए इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अपवर्तन क्या है। अपवर्तन भाई, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि अपवर्तनांक क्या है तो इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अपवर्तन क्या है, अपवर्तन कैसे होता है। तो देखिए, एक चित्र बनाते हैं, उस चित्र की सहायता से हमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, दो माध्यमों को अलग करने का क्या है, दो माध्यमों को अलग करने का सीमा रेखा है। दो माध्यमों को अलग करने की सीमा रेखा। भाई, हमारे पास दो माध्यम है। ये पहला जो माध्यम है ये हमारा हवा है। क्या है बेटा? ये जल की क्या है, सतह है। भाई, जल की सतह है ना। भाई, दो माध्यम, उसकी जल की सतह के ऊपर हवा है और नीचे क्या है, जल है। तो जल को बनाने के लिए आप कैसे बनाते हैं? ऐसे करके दिखाते हैं, जल ऐसे दिखाते हैं। ये हमारा नीचे जल है। तो ये जल है, ये हवा है। और ये अपवर्तन क्या होता है? रिफ्रैक्शन। तो हम पहले बात करते हैं ये रिफ्रैक्शन क्या है। देखिए, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई किरण इस तरीके से आती है तो हम जानते हैं जैसा कि आने वाली किरण, किसी सतह पर आने वाली किरण क्या कहलाती है? हमारी आपतित किरण कहलाती है। तो ये हमारी क्या है? आपतित किरण है। आपतित किरण। तो ये हमारी आपतित किरण है बेटा। अब जब ये हवा है तो हवा को हम बोलते हैं विरल माध्यम। हवा हमारी क्या होती है? विरल माध्यम। ये हमारी विरल माध्यम है। और ये हमारा जल जो है ये क्या है? सघन माध्यम है। सघन माध्यम। सघन माध्यम को अगर अंग्रेजी में बोले तो इसे बोलते हैं डेंसर। क्या बोलते हैं बेटा? डेंसर। और इसे बोलते हैं रेयर। RARER, रेयर मीडियम। रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। और ये आपको मैं पहले बता चुका हूं कि विरल माध्यम क्या होता है और डेंसर क्या होता है। अगर विरल माध्यम से कोई किरण प्रकाश की सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या करती है? अविलंब की ओर झुक जाती है। अब ये अविलंब बना दें तो यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर एक अविलंब का मतलब होता है कि कोई ऐसी रेखा जो 90 डिग्री पर जा रही है। ठीक है? तो ये जो सतह है, दो माध्यमों को अलग करने की सीमा रेखा या सतह है। तो ये सतह बेटा क्या की है? पानी की सतह है, पानी की। अरे ये पानी की सतह तो ऊपर वाली, भाई ऊपर पानी की सतह से हवा है और नीचे पानी है, तो पानी की सतह होगी ना। अरे पानी की सतह ऊंची नीची जरूर होगी, एक समान होगी ना। तो एक समान पानी की सतह क्या होगी? वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों काम करती है। कभी कभी आप दूर से देख रहे होते हैं कि पानी की सतह पर सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं और आपकी आंखों पर चमक लग रही है। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, यू नो
रिफ्लेक्शन बोले तो परावर्तन और रिफ्रैक्शन बोले तो अपवर्तन। ठीक है, तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों की घटनाओं में उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता होती है। उत्क्रमणीयता का मतलब होता है कि जिस रास्ते से किरण आ रही है और वापस जा रही है, अगर किरण को उधर से भेजें तो वही रास्ता वही रहेगा। जैसे इधर से किरण आ रही है और ऐसे करके ये अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तन का मतलब क्या है, जब पानी में जाएगी किरण तो इसका रास्ता सीधा होना चाहिए, ऐसे ऐसे सीधा होता है ये इसका रास्ता, ये सीधे जाती है, ऐसे जाती है किरण। तो ये ऐसे ना जाती, ये किरण कैसे जाएगी, यहाँ जाएगी, ये किरण कैसे जाएगी, ऐसे। तो ये तो आपतित किरण थी आपकी, और ये किरण कौन सी है, ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित, ये अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण इंसिडेंट, इंसिडेंट नहीं, ये क्या है आपकी इंसिडेंट, इंसिडेंट, और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव रे, रिफ्रैक्टिव, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टिव। सही है, यहां समझ आ रहा है। तो ये अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग से विचलित होने की इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए ये अभिलंब है आपका, ये क्या है, अभिलंब, ये अभिलंब है, ये अभिलंब, अभिलंब को बोलते हैं एन, ठीक है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है वो कहलाता है आपतन कोण। तो देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब आपका हम मान लें एन एंड एस, और ये किरण मान लें ए, यहां मान लें ओ, और ये मान लें बी। ठीक है, अभिलंब क्या है हमारा, एन एंड एस, एन एंड, अभिलंब क्या है, एन एंड एस, और आपतित, और आपतित किरण, आपतित किरण क्या है हमारी, ओ ए या ए ओ, आपतित किरण ए ओ के बीच बना कोण, बीच बना कोण, बीच बना कोण आई। अभिलंब एन एंड एस और आपतित किरण ए ओ के बीच बना कोण आई क्या कहलाता है, हमारा आपतन कोण, आपतन, आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपतन कोण। अब हम बात करेंगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को हम कैसे दिखाते हैं बेटा, आर से दिखाते हैं, आर से, अपवर्तन कोण। तो देखिए अभिलंब, अभिलंब और अभिलंब हमारा क्या है, अभिलंब, अभिलंब हमारा क्या है, एन एंड एस, अभिलंब एन एंड एस, और अपवर्तित किरण, आपको अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण हमारा ओवी के बीच बना कोण, बीच बना कोण, बीच बना कोण हमारा क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन, अपवर्तन कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन। तो आप समझ गए कि अपवर्तन कोण कौन सा होता है और आपतन कोण कौन सा होता है। ठीक है, तो अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के लिए हम क्या करते हैं, यानी अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग से विचलित होने की ये घटना हमारी क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसको लिखते हैं, अपवर्तन की जो घटना है उसकी परिभाषा लिखी जाए। तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ तक यहाँ दिख रहा है? अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन की परिभाषा, अपवर्तन की परिभाषा, ये अपवर्तन की परिभाषा देखिए भाई। अपवर्तन की परिभाषा क्या है बेटा? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश और यहां क्या लिखते हैं? एक वर्ण, एक वर्ण, एक वर्ण। जब कोई प्रकाश यानी एक वर्ण की किरण एक माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती। देखिए क्या देख रहे हैं? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग से विचलित होने की यह घटना, मार्ग से विचलित होने की ये घटना, होने की ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये इसकी परिभाषा होगी बेटा, देखो ये इसकी परिभाषा है कि जब देखिए प्रकाश की आपतित कण क्या है हमारे पास? AO, और ये विरल माध्यम, ये जो विरल माध्यम है हवा हमारी, ये विरल माध्यम, हवा क्या है हमारी? विरल माध्यम से सघन माध्यम क्या जल में जाती है, तो इसका मार्ग होना चाहिए था ये V डैश, AO V डैश होना चाहिए था। इसका माध्यम वो होना चाहिए था बेटा AO V डैश होना चाहिए था। असली रास्ता इसका ये होना चाहिए। रास्ता इसका मार्ग क्या होना चाहिए था? ये मार्ग होता, मार्ग होता है इसका AO V डैश, AO V डैश। लेकिन ये जा कहां रही है? लेकिन इसका मार्ग, इसका असली मार्ग क्या है? असली मार्ग, लेकिन इसका असली मार्ग क्या है? AO। तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आपने क्या देखा? एक माध्यम हवा है और दूसरा माध्यम जल है। हवा से जल में आ रही है, तो हवा की तरफ जो कोण बन रहा है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। और ये क्या है? आपतन कोण क्या है हमारा? आर। तो आई कहां बन रहा है? हवा में बन रहा है। और आर कहां बन रहा है? जल में बन रहा है। तो अपवर्तन कोण कहां बन रहा है बेटा? डेंसर विधि में बन रहा है, जल में बन रहा है। और ये कहां बन रहा है? हवा में बन रहा है। तो हवा विरल माध्यम होती है, और विरल माध्यम में जो किरण होती है वो अविलंब से दूर होती है। तो इसका मतलब आई यहां पर पड़ा है, आई ग्रेटर आर। यदि
आई ग्रेटर आर, आई ग्रेटर आर, आई ग्रेटर आर, तो क्या है आई ग्रेटर आर, इसका मतलब क्या है कि ये पहला माध्यम क्या है, विरल है, और दूसरा माध्यम क्या है, सघन। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस पे क्वेश्चन आता है। अगर आई ग्रेटर देन आर है तो इसका मतलब है पहला माध्यम हमारा क्या है, विरल है, और दूसरा माध्यम क्या है, सघन है। इस पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा, वो दे देगा यदि आई ग्रेटर देन आर तो कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। तो जिस माध्यम में आपतन कोण है अगर वो बड़ा है, आई बड़ा है, तो इसका मतलब है किरण जो है वो रेयर माध्यम में हवा में आ रही है, तो हवा में आई का मान बड़ा होगा क्योंकि अवलंब से दूर होगी, और डेंसर माध्यम में क्या होगा, वो ओ एन के नजदीक आ जाएगी, यानी आर का मान कम होगा। तो आर कम है, इसका मतलब है कि दूसरा माध्यम जो है वो हमारा क्या है, सघन है। ठीक है। अब अगर वो दे रहा है ये पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब यदि दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या दे रहा है, यदि आर ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन आई, ये दूसरी कंडीशन है। यदि आर ग्रेटर देन आई तो इसका मतलब क्या है कि पहला माध्यम सघन है, पहला माध्यम सघन है, और सघन माध्यम में क्या होती है, किरण क्या होती है, अवलंब की ओर झुकी हुई होती है? अगर तो दूसरा माध्यम क्या है भाई, पहला माध्यम आर ग्रेटर है, तो आर ग्रेटर कब होगा, अरे आर ग्रेटर कब होगा, जब दूसरा माध्यम हमारे क्या होगा, दूसरा माध्यम विरल होगा। भाई आर तो इधर बनेगा ना, आर इधर बनेगा, तो आर हम क्या दिखाते हैं, समझ नहीं रहे बात, उलझन पड़ रहे। भाई आर हमारा क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है, अपवर्तन कोण बड़ा है, अपवर्तन कोण बड़ा है, इसका मतलब है कि जिस माध्यम में किरण आ रही है वो माध्यम सघन है, वो माध्यम सघन है, और जिस माध्यम में किरण जा रही है वो माध्यम क्या है, विरल है। तब विरल माध्यम में तो अपवर्तन कोण बन रहा है, भाई ये हमारा अपवर्तन कोण है, आर क्या है हमारा, अपवर्तन कोण है, आई क्या है हमारा, आपतन कोण है। तो आपतन कोण को कह रहा है वो छोटा है, तो आपतन कोण छोटा है, आपतन कोण छोटा कब होगा, जब माध्यम सघन होगा, सघन माध्यम में आपतन कोण छोटा होगा, और विरल माध्यम में कोण बड़ा होता है। तो आई आर तो समझ रहे, आई का मतलब है इंसिडेंट एंगल, आर का मतलब है रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सवाल आता है, ये थ्योरी तो आप जनरली पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं रटी हुई, लेकिन क्वेश्चन को यहां दे देगा यदि आई ग्रेटर देन आर तो बताएं कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम विरल है। यदि आर ग्रेटर देन आई तो कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम विरल है। ठीक है, दैट्स क्लियर। आगे बढ़े, मिटा दें। देखिए अभी आपने समझ लिया अपवर्तन क्या है, क्योंकि जब तक हमको अपवर्तन नहीं पता है हम अपवर्तनांक नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर ये अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है ये आई, और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बन रहा है वो बन रहा है आर। इसे बोलते हैं हम अपवर्तन कोण, इसे बोलते हैं हम आपतन कोण। तो अपवर्तनांक की परिभाषा क्या आई निकल के, अपवर्तनांक, देखिए परिभाषा लिख लो अपवर्तनांक की, चित्र को हटा देते हैं भाई। देखिए ये दोनों कंडीशन है हमारे पास, परिभाषा क्या बनी इसकी, परिभाषा, परिभाषा क्या बनी, परिभाषा देखिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांक आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण
कि अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है, निकल गया भाई, किन्हीं दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांक आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है, और इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात n बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। यदि पहले माध्यम को हम वन से, यदि प्रथम माध्यम को हम एक से, यदि प्रथम माध्यम को एक से और दूसरे माध्यम को दो से दिखाएं या दर्शाएं, दो से दर्शाएं, तो क्या लिखेंगे भाई, मिटा दें इसे नीचे, तो इसे क्या लिखेंगे भाई, तो माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, देखिए माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, n, और वन के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष लिखते हैं उसे पहले, और जिसका माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे, बराबर साइन आई अपान साइन आर। अब यदि पहला माध्यम हवा है, यदि पहला माध्यम हवा या निर्वात है, पहला माध्यम हवा या निर्वात है, और दूसरा माध्यम पानी है, और दूसरा माध्यम पानी है। भाई पहला माध्यम क्या है, हवा, तो यहां क्या लिख देंगे ए, और दूसरा माध्यम क्या है हमारे पास पानी, तो क्या लिखेंगे ए एंड डब्ल्यू बराबर क्या लिख देंगे, साइन आई बटे साइन, ठीक है। और ये देखिए पहला माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम क्या है, पानी है, तो दूसरा माध्यम सघन है, ठीक है, तो ये आर क्या होगा, कम होगा, आई ज्यादा होगा, ठीक है। तो
यदि पहला माध्यम हवा है, हवा या निर्वात है, और दूसरा माध्यम पानी है, तो ऐसे लिखेंगे। देखिए माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जल का हवा के सापेक्ष। इसका मतलब क्या है? जल का पानी के सापेक्ष, जल का पानी के सापेक्ष, जल का पानी के सापेक्ष अपवर्तन, जल का पानी के सापेक्ष अपवर्तन। इसका मतलब क्या है? जल का पानी के सापेक्ष, सॉरी, जल का हवा के सापेक्ष, जल का हवा के सापेक्ष, यानी जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसे पहले रखते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं हवा में या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, ठीक है। क्लियर? नोट कर लो यहां तक। तो देखिए हमने जो अभी अपवर्तनांक की बात की, ये अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक जो होता है ये दो तरीके का हो जाता है। एक तो हो जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और एक हो जाता है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष को बोले तो क्या बोलेंगे अंग्रेजी में बेटा? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे बोलेंगे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए हिंदी मीडियम हो और इंग्लिश मीडियम दोनों ही पढ़ लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यदि पहला माध्यम हवा या निर्वात है, यदि पहला माध्यम हवा या निर्वात है, तो जो अपवर्तनांक कहलाता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए पहला माध्यम हवा होगा या निर्वात होगा, और सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए दोनों माध्यम हवा के अलावा होंगे। अगर दोनों माध्यम हवा के अलावा हैं तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, और अगर उनमें से एक माध्यम हवा है तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक। ओके, देखिए हवा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखने इसे, नोट। हवा या निर्वात, हवा या निर्वात का अपवर्तनांक, हवा या निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बहुत आता है ये क्वेश्चन। हवा या निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, और हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है,
सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। बहुत आता है ये क्वेश्चन। हवा या निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, 1 नंबर में पूछा जाता है। और ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट बेटा, ये दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? ये दूसरा पॉइंट है हमारा दूसरा पॉइंट, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक और लाल रंग के प्रकाश के लिए, लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है, सबसे कम। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपवर्तनांक हमारा दो प्रकार का बन जाता है, निरपेक्ष और सापेक्ष। और ये बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक और लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। देखिए अधिक और ज्यादा का मतलब समझ गए भाई? जिसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी, प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, ऐसे ही बैंगनी प्रकाश के लिए विचलन सबसे अधिक होता है और लाल प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। तो जिस प्रकाश की चाल अधिक होगी भाई उसके लिए कम होगा, और जिसके लिए प्रकाश की चाल कम होगी उसके लिए क्या होगा? अधिक होगा। तो ये था हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपवर्तनांक पर, और जिस माध्यम के सापेक्ष निकालते हैं उसको हम पहले रखते हैं। तो ये था आज के लिए टॉपिक हमारा। दैट्स ऑल। जय।